नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम यूपी पीजीटी जो जून 2016 का पेपर हुआ था उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो यूपी पीजीटी की सीरीज का आज पहला पेपर है। हम एक एक करके सभी जो पेपर्स हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न लेते हैं कि संयुक्त परिवार सामाजिक जनता का एक छोटा रूप है, सही है या गलत है? छोटा रूप है संयुक्त परिवार, ये सही है या गलत है? तो इसका हमें आंसर है वो बताना है। तो क्या है? पूर्णतः सही है। संयुक्त परिवार है सामाजिक जनता। जनता की जो अवधारणा है वो थोड़ी सी भिन्न है। भीड़ और जनता दोनों अलग अलग होता है। भीड़ का तो क्या होता है, एक कोई केंद्र बिंदु होती है, उसके चारों तरफ अगर भीड़ इकट्ठी होती है तो उसे हम भीड़ कहेंगे, मोब कहेंगे। लेकिन जनता क्या है? जनता एक फैला हुआ श्रोता समूह है जो सामाजिक समूहों के अंदर, संयुक्त परिवारों के अंदर रहता है। आगे है कि एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा के कौन से 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं? 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? बहुत इजी पेपर है ये, लेकिन जैसे जैसे हम और पेपर लेंगे हो सकता है वो मुश्किल हो। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। अगर कोई यूपी पीजीटी की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए हमने एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर से डाउनलोड जो किया जा सकता है, वहां पे कोर्स लॉन्च कर रखा है यूपी पीजीटी के नाम से। तो बहुत ही कम दरों पे वो आप टेस्ट सीरीज, पीडीएफ भी मिलती है, वीडियोस भी मिलते हैं, पुराने पेपर्स भी मिलते हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या सम्मिलित नहीं है? तो घरेलू हिंसा अधिनियम में कुल 4 प्रकार के दुर्व्यवहार की चर्चा की गई है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? एक लैंगिक दुर्व्यवहार, एक मौखिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार है, लेकिन वास्तविक जो दुर्व्यवहार है वो इसमें शामिल नहीं है। क्या है? वास्तविक दुर्व्यवहार इसमें शामिल नहीं है। ये 2-3 दिन पहले ही अपने बनाया था घरेलू हिंसा पे, तो इसमें डिटेल में चर्चा हमने की थी। 2005 ये 2006 के अंदर लागू हुआ था। कुल 4 प्रकार की, और जिसके मेन जितने भी इसके धाराएं हैं और जो जो प्रावधान है उन सब पे हमने चर्चा की थी। प्रश्न नंबर 4 है कि मुस्लिम विवाह का फलस्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है? भी मुस्लिम विवाह का कौन सा एक प्रकार है वो नहीं है? मुता, फासिद और बालित, ये तीनों प्रकार हैं। जिरह नहीं है। क्या है? जिरह इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 की व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था के रूप में जाति में कोई गड़बड़ नहीं है, एक सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो बहुत खतरनाक हो जाती है। तो ये कथन सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है, ये कथन पूर्णतः सही है। एक व्यवस्था तो ठीक है, अगर इसमें उच्चता और निम्नता का क्रम अगर व्यवसायिक दृष्टि से देखते तो ठीक था, लेकिन जातिवाद जब हावी हो जाता है तब ये अस्पृश्यता का इसमें प्रवेश हो जाता है, फिर ये खतरनाक हो जाती है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन यानी दहेज किसे कहते हैं? तो उसके स्वयं के विवाह के समय उसके पति के परिवार में अन्य अवसर पर दिया गया धन, यानी विवाह के समय पति और उसके परिवार के द्वारा जो धन दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? दहेज कहते हैं। दहेज निवारण अधिनियम 1961 में बना था और इसमें 1986 के अंदर संशोधन किया गया था, और दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। किस नातेदारी संगठन में मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है? तो भारत के अंदर मुख्य रूप से 3 जनजातियां हैं मुख्य रूप से, बाकी 2-3 और हैं। नायर, भील, नायर, कौन कौन सी 3 है? नायर, खासी और गारो, ये 3 जनजातियां हैं जो मुख्य रूप से मातृस्थात्मक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें गारो जनजाति है वो मातृवंशीय व्यवस्था हो जाएगी। खस जनजाति है जौनसारी बाबर की, वो भी मातृस्थात्मक है। आगे प्रश्न नंबर 8, द पोजिशन ऑफ विमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन,
द पोजीशन ऑफ वोमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? A.S. अल्तेकर। कौन है? A.S. अल्तेकर है। जजमानी व्यवस्था मुख्य रूप से भारत में कहां पाई जाती है? तो नगरों में नहीं पाई जाती है, जनजातियों में नहीं पाई जाती है, शहरों में नहीं पाई जाती है। कहां पाई जाती है? गांव में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? गांव में पाई जाती है। ग्रामीण भारत के विकास में मुख्य बाधा कौन सी है? ग्रामीण भारत के विकास में मुख्य बाधा कौन सी है? धन का अभाव है, भूमि का अभाव है, स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े ईर्ष्या है। तो इसका क्या सही आंसर क्या होगा कि धन का अभाव नहीं होता, भूमि का अभाव नहीं होता है। झगड़े तो चलते रहते हैं लेकिन इससे विकास प्रभावित हो ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा कारण क्या है? जागरूकता का अभाव है। जागरूकता क्यों नहीं है? अशिक्षा के कारण नहीं है। समाज की संरचना गतिशील किसे कहते हैं, या गतिशीलता किसे कहेंगे? तो जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, भूमिकाओं में परिवर्तन से नहीं होता है, कार्यों में परिवर्तन से नहीं होता है, संस्थाओं में परिवर्तन से नहीं होता है। जब उनकी स्थिति में जो उच्च से निम्न या निम्न से उच्च स्थिति में अगर परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे संरचना गतिशील कहते हैं, संरचनात्मक गतिशीलता कहते हैं, सामाजिक सोशल मोबिलिटी कहते हैं। सोशल मोबिलिटी पुस्तक किनकी है? सेरोकिन की है। इन्होंने मुख्य रूप से दो प्रकार बताए थे गतिशीलता का, एक अंतर्पीढ़ी और एक अधोमुखी और एक उग्रमुखी। तो अधोमुखी यानी ऊपरी स्थिति से नीचे में आना और उग्रमुखी या लंबवत नीचे से ऊपर की जाना। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं वो मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर को धर्म के समाजशास्त्र के जनक के तौर पे भी जानते हैं। इन्होंने दुनिया के कुल 6 बड़े धर्मों का अध्ययन किया था। कौन कौन से थे भारत के उसमें धर्म? हिंदू धर्म था, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, यहूदी धर्म है और कन्फ्यूशियस धर्म है। 6 ये धर्मों का इन्होंने किया था। ये पुस्तक इनकी आई थी 1916-17 के अंदर। कौन सी? द रिलीजन ऑफ इंडिया, सॉरी ये सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन है, रिलीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन ऑफ चाइना, ये भी इनकी पुस्तकें हैं। हमारे वर्तमान समाज की विशेषताएं हैं। वर्तमान समाज की विशेषताएं कौन सी है? संस्कृतिकरण है, स्थानीयकरण है, सार्वभौमिकता है, यानी ये सभी विशेषताएं है। औद्योगिकरण का एक प्रभाव गांवों में नगरों की ओर उत्प्रास है, जिसका नगरीकरण पर बहुत प्रभाव भी है। गांव में नगरों की ओर उत्प्रास का बुरा प्रभाव क्या है? गांव से जब नगर की ओर लोग जाते हैं तो उसका बुरा प्रभाव क्या पड़ता है? तो क्या होता है? नगरों में अशिक्षा नहीं होती है, जनाधिक्य तो होता ही होता है, प्रदूषण होता है, लेकिन गांव में उसका क्या प्रभाव पड़ता है? प्रदूषण और जनाधिक्य और नगरों में अशिक्षा, ये तो कहाँ होंगे? नगरों में। गांव के अंदर क्या होगा? इससे पारिवारिक विघटन हो जाता है। लोग जो कमाऊ व्यक्ति होता है वो चला जाता है, फिर परिवार का मुख्य सदस्य वहां पे नहीं रहता है। प्रश्न नंबर 15 है, आधुनिकीकरण का अर्थ है। आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है? पुरानी विचारधारा में कोई विश्वास नहीं, प्रत्येक पुरानी तकनीक विरुद्ध, प्रत्येक तरीके पे विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास करना। ये विशेषता है किसकी? आधुनिकीकरण की। और ये विशेषता काफी डिटेल में बताई थी एम एन श्रीनिवास ने। एम एन श्रीनिवास ने कई अवधारणाएं दी, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण, इस प्रकार की अवधारणा इन्होंने दी है। पंचायती राज की अवधारणा है वो कैसी है? तो पंचायती राज है वो किससे संबंधित है? वो राजनीतिक है। वो क्या है? राजनीतिक है। जाति पंचायतें हैं या धार्मिक पंचायतें हैं, वो धर्म से हो सकती है, कुछ और हो सकते हैं, संगठन है वो आर्थिक हो सकते हैं, लेकिन पंचायती राज है वो क्या है? एक राजनीतिक अवधारणा है। भारत के अंदर पंचायती राज की बात करें तो 1952 में पहली बार एक योजना बनी थी, सामुदायिक विकास योजना। सामुदायिक विकास योजना 1952 में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद में इसका परीक्षण करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की थी, जिसे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के एक गांव से शुरुआत की गई थी। और 1993 में
एमएल सिंघवी समिति की सिफारिश पे इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो पंचायती राज पे एक पूरा का पूरा वीडियोज है। और एक बार पंचायती राज पे जो वीडियोज है, अब एक टॉपिक आता है यूजीसी नेट के अंदर आता है त्रिमूल लोकतंत्र। क्या? त्रिमूल लोकतंत्र, ग्रास रूट। क्या है? ग्रास रूट लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो ये क्या है? ग्रास रूट या त्रिमूल कुछ नहीं है, सब नाम सुनने में लगता है पता नहीं क्या है, वो पंचायती राज ही है। ग्रास रूट यानी निचले स्तर का लोकतंत्र होना। कालांतर में पारिवारिक संगठन के दृष्टिकोण से पाश्चीकरण है। तो कैसा है? पाश्चीकरण अधिक लाभकारी नहीं है, लाभदायक नहीं है, अधिक लाभदायक नहीं है, थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है। आगे है स्वनिर्देशित समाज, परनिर्देशित समाज और परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी? तो ये समाज का वर्गीकरण है। बहुत सारे वर्गीकरण समाज के किए गए हैं, उनमें से एक वर्गीकरण है ये स्वनिर्देशित, परनिर्देशित और परंपरा निर्देशित। तो ये जो वर्गीकरण है वो किनका है? वो डेविड रिजमैन का है। किनका है? डेविड रिजमैन का है। प्रश्न नंबर 19, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षीकरण ये यूजीसी नेट के अंदर भी सिलेबस के अंदर है। धर्मनिरपेक्षीकरण सभी धर्मों को समान समझना, किसी धर्म में विश्वास नहीं करना, प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है सभी धर्मों को समान महत्व देना। आसान सा है। आगे है प्रश्न नंबर 20, हायरार्की ऑफ वैल्यू, मूल्यों का संस्तरण। क्या कहेंगे? मूल्यों का संस्तरण। पुस्तक है वो किनकी है? तो पुस्तक किनकी है? ये आर के मुखर्जी की है। किनकी है? आर के मुखर्जी की। रामकृष्ण मुखर्जी और डीपी मुखर्जी, तीन मुखर्जी हैं। डीपी मुखर्जी है वो मार्क्सवादी है, रामकृष्ण मुखर्जी है ये गांवों के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, और आर के मुखर्जी है यानी राधा कमल मुखर्जी है वो मूल्यों के समाजशास्त्र के लिए अपनी अलग पहचान रखते हैं। प्रश्न नंबर 21, वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? कौन सा है? नेतृत्व की बात आती है तो क्या हो जाता है? वो राजनीतिक आ जाता है। क्या आ जाता है? राजनीतिक। प्रश्न नंबर 22, कौन सी स्थितियां सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती है? तो कौन सी मदद करती है? स्थितियां उनके कार्यों में असंतुलन से सामाजिक विघटन आता है। वैसे तो देखो ये सारे के सारे क्या है? सामाजिक विघटन को ही उत्पन्न करती है। तो इसमें हो सकता है ये प्रश्न वो डिलीट हो गया हो बाद में। रिक्त स्थान भरिए निम्नलिखित शब्दों में से, सॉरी ये अधूरा है, ये प्रश्न है वो अधूरा है। आगे है किसने समूह की व्याख्या ओवरट और कोवर्ट के आधार पर की है? तो किसने की? गिटलर ने की। किसने की? गिटलर ने। आंतरिक और बाह्य, आंतरिक समूह और बाह्य समूह है। आगे है 25 नंबर कि परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? तो किस प्रकार के जब संबंध टूटते हैं तो वो पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? तो रक्त संबंधी, विवाह संबंधी, दोनों ही। संयुक्त परिवार में रक्त संबंधी, एकांकी परिवारों में विवाह संबंधी। संयुक्त परिवार में रक्त संबंधी जो टूट जाते हैं, भाइयों के बीच में दरार होती है तो वो विघटित हो जाता है, और एकांकी परिवारों में विवाह संबंधी यानी पति पत्नी के बीच में दरार आ जाती है तो वो परिवार है वो टूट जाते हैं। प्रश्न नंबर 26, जीवन को भगवत गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना व्यक्तिक विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। यानी कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना व्यक्तिक विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। यह असंभव है। संभव क्यों नहीं है? ये बहुत सही है क्योंकि यह भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है कर्म का सिद्धांत।
आगे है टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया? तो टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया था? रिवर्स ने किया था। किसने किया है? रिवर्स ने किया है टोडा जनजाति का। प्रश्न नंबर 28, तेज नगरीकरण की सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है? अगर तेजी से नगरीकरण होता है तो उसकी समस्या कौन सी है? तो आजकल जो समस्या आ रही है वो कौन सी आ रही है? प्रदूषण की आ रही है। क्या आ रही है? प्रदूषण की आ रही है। बाकी ये और भी है, अनियंत्रित वृद्धि हो रही है, ये भी है। तो ये किस आधार पे उन्होंने माना है ये अलग बात है। बाकी ये सारे के सारी समस्या है, लेकिन प्रदूषण की समस्या वो सर्वव्यापक हो गई है। बेरोजगारी जरूरी नहीं कि हो, अनियंत्रित वृद्धि को रोका जा सकता है, विकास किया जा सकता है, स्वास्थ्य अच्छा किया जा सकता है, लेकिन प्रदूषण अच्छा नहीं होता। बेरोजगारी, समाजशास्त्र का अर्थ क्या है? समाजशास्त्र का अर्थ है समाज का विज्ञान। क्या है? समाज का विज्ञान। आगे है प्रश्न नंबर 30, कौन सा कथन सत्य है कि गरीबी का कारण बेकारी है? गरीबी का कारण, बेकारी का कारण गरीबी है। गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आंसर है वो सही होगा कि गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम है। ये गरीबी का दुष्चक्र है। समाजशास्त्र मानव संबंधों की वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। ये परिभाषा किसने प्रदान की है? ये परिभाषा दी है गिन्सबर्ग ने। समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन माना है, वो किसने माना? मैकआइवर पेज ने। और रोस है वो मुख्य रूप से विश्वास की अवधारणा के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पे प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रजातियों को वर्गीकृत करने का जो यूनेस्को का आधार है वो क्या है? शारीरिक है। क्या है? शारीरिक है। जो शरीर के अंग हैं, बाल है, नाक है, खोपड़ी का आकार है, इनके आधार पे प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। विशुद्ध रूप से तो प्रजातियां आजकल बहुत कम बची है। बौद्धिक हीनता तो ये कोई है ही नहीं, कुछ मानती है अपने आप को जिस, लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है, बौद्धिक हीनता या उच्चता। आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को किसने विकसित किया? आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष किसने बताया? लेविस कोजर ने बताया। किसने बताया? लेविस कोजर ने बताया है। आज की निराश्रित फल, आज की निराश्रित फल, निराश्रित कल की वेश्या है। सॉरी, आज की निराश्रित यानी आज जो किस पे आश्रित नहीं है वो कल की वेश्या है। ये कथन सही है या सही नहीं है? अब इसको इन्होंने क्या माना है? पूर्णतः सही माना है। तो ये थोड़ा सा भेदभावपूर्ण है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही हो, कुछ सही हो सकता है, लेकिन इसमें सही क्या माना है? पूर्णतः सही। प्रश्न नंबर 35 है कि भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्न संयोजनों में से कौन सा संघ है? तो विसरण एवं प्रसंस्कृतिकरण। आधुनिकीकरण की जब बात करते हैं तो वो क्या है? सही है। तो विसरण एवं संस्कृति ग्रहण, तभी आधुनिकीकरण आएगा। अपनी संस्कृति में अगर बैठे रहे तो संस्कृत आधुनिकीकरण नहीं आएगा। बोगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो कितने में किया है? 4 में किया है। ये देखो 2-3 टॉपिक है जो भी मुझे लेटेस्ट में ध्यान में आ रहे हैं। एक तो प्रजाति का वीडियो मैंने अभी नहीं बनाया है, और एक अपराध के कई वीडियोस बनाने हैं। अपराध के कारण, अपराध के सिद्धांत, अपराध के प्रकार, इनसे परिभाषाएं, इनसे रिलेटेड वीडियोस अभी बनाने हैं। पुराना बना हुआ एक, लेकिन वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में बनाए थे। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है सब, कोई भी जब हम काम करते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस हैं उनमें है कमियां हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारा विकास होता रहता है, और विकास होना जरूरी भी है। आगे है मद्यपान एवं मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं। किस प्रकार की समस्याएं हैं? किन समाजों में ये समस्याएं हैं? झुग्गी झोंपड़ियों की, नगरीय क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों की, जनजातियों की। देखो आजकल तो ये सारी की सारी हो गई। मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन है वो सभी की समस्याएं हो गई है। लेकिन इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो झुग्गी झोंपड़ी वाले होते हैं। लेकिन इसे एक सामाजिक रूप के रूप में स्वीकार किया गया है। सामाजिक रूप में स्वीकार किया गया है तो वो किसने किया है? वो किया है जनजातियों ने। जनजाति है वो धार्मिक
सांस्कृतिक उत्सव में मद्यपान है वो सार्वजनिक रूप से लेते हैं, बाकी इनमें सार्वजनिक रूप से नहीं लिया जाता है। प्रश्न नंबर 38, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, समाजशास्त्र सामाजिक है। समाज की विशेषताएं बताइए। पारस्परिक जागरूकता, समानता और असमानता, सहयोग और सहायता, सरलता एवं जटिलता। तो ये सारे के सारे क्या है? सही है। क्या है? 1 2 3, इसमें तीसरे को नहीं माना गया, सहयोग और असहयोग। सहयोग भी होता है, असहयोग भी होता है। आगे है, काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द की रचना की। आगे है 41, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? तो समाज का अध्ययन है। तो कुछ प्रश्न तो बहुत इजी पूछे गए, इतने इजी भी नहीं पूछे जाने चाहिए, कि एवरेज सा होना चाहिए ताकि सभी को बेनिफिट मिले। स्वरूपात्मक संप्रदाय में कौन संबंध रखता है? तो स्वरूपात्मक संप्रदाय में संबंध है वो कौन रखता है? वीरकांत। और कौन रखता है? मैक्स वेबर। इसको मैंने शॉर्ट रूप दिया था, एक सूत्र में याद करने का जो मेरा था वो क्या था? सिम्मे विटा। सिम्मे विटा, सिम्मे विटा, सिम्मे यानी सिमेल, मैक्स वेबर, वीरकांत और टोनीज, ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के हैं। सिम्मे विटा, सिम्मे विटा। आगे है प्रश्न नंबर 44 कि समाजशास्त्र का जन्म किस स्थान में हुआ? तो कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे ऑगस्ट काम्टे? वहीं हुआ। अमेरिका में तो बहुत बाद में हुआ था। सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ? फ्रांस के अंदर हुआ। साइमन और जो काम्टे थे वो फ्रांस के थे, स्पेंसर थे वो इंग्लैंड के थे, बाद में ये आए थे। लेकिन स्पेंसर से पहले जेएस मिल ने यहाँ पे इसकी शुरुआत है वो कर दी थी 1850 से पहले ही, और यहाँ पे बाद में आया था, और जर्मनी में और बाद में आया था। तो जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तो वह रूपांतरण हो जाती है। प्रतिस्पर्धा है, अगर उसमें नियम हटा दिए जाए तो वो किस में तब्दील हो जाती है? वो संघर्ष में तब्दील हो जाती है। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की क्या है? मालकिन, बहन, दासी, प्रतिद्वंदी क्या है? रानी है। क्या है? इसमें क्या कहा गया? बहन। क्या कहा गया? बहन है। ये कथन था, अब याद नहीं आ रहा, कि ना तो ये किसी की दासी है और ना ही ये किसी की मालकिन है। पशुओं में समाज होता तो है, पर उनमें क्या नहीं होती है? उनमें संस्कृति नहीं होती है। बस इतना ही अभाव है। कुछ ऐसे होते हैं पशु और कुछ पक्षी भी ऐसे होते हैं, जीव जंतु होते हैं जिनमें समाज होता है लेकिन उनमें संस्कृति नहीं होता है। प्रश्न नंबर 48, समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो उद्विकास का सिद्धांत, प्रकार्यवादी सिद्धांत। तो उद्विकासीय सिद्धांत है वो किया गया है। इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया? कल्पनात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक। क्या दिया था? वैज्ञानिक दिया था। क्या? वैज्ञानिक। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। बिल्कुल करता है। समाजशास्त्र विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन नहीं करता, सभी का करता है। विशिष्ट तकनीक का नहीं है, विशिष्ट दृष्टिकोण नहीं है, तो विशिष्ट ढंग से यानी वैज्ञानिक ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। समाज बनता है व्यक्तियों के संबंधों से। किनसे बनता है? व्यक्तियों के संबंधों से बनता है। 52 नंबर प्रश्न है कि समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी घटना जिम्मेवार है? तो देखो इसका 3 कारण है। समाजशास्त्र के उद्भव के लिए 3 कारण है। कौन कौन से है? बौद्धिक क्रांति, पुनर्जागरण काल, और फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। विश्व युद्ध तो बहुत बाद की बात है। प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 में हुआ था और इसकी स्थापना तो कब हो चुकी थी? 1838 में हो चुकी थी। तो ये फ्रांस की क्रांति 1789 में, औद्योगिक क्रांति लगभग 1760 के दशक से प्रारंभ हो जाती है और बौद्धिक क्रांति 16वीं 17वीं शताब्दी में होती है। हम
किसके सदस्य होते हैं? समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के सदस्य नहीं होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? समिति के। बहुत इजी आया है 2016, कोई बहुत पुराना पेपर भी नहीं है, लेकिन बहुत इजी है। पर जो देखो यूजीसी नेट के होते हैं या जो असिस्टेंट प्रोफेसर के होते हैं, उनके जो लेवल है वो हाई होता है, और जो पीजीटी का होता है वो लेवल हाई नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है? +2 लेवल होता है। क्या होता है? +2 वालों को पढ़ाना होता है, +1 और +2 को पढ़ाना होता है, तो इसलिए इसका लेवल कोई हाई नहीं होता है। किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है व्यक्तिगत भूमिकाएं, सत्ता का प्रत्यारोपण, गुट, व्यक्तिगत हित। तो क्या है? औपचारिक संरचना में क्या है? व्यक्तिगत हित होते हैं। क्या होते हैं? व्यक्तिगत हितों के लिए ही औपचारिक संरचना या संगठन या समिति बनती है। समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी भारतीय विचारक हैं। ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमित करती है? तो विवाह है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समाजशास्त्र का अगथम सिद्धांत कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? प्रकार्यवाद माना जाता है। आगे है समाजशास्त्र की भाषा में गांव क्या है? गांव एक समुदाय है, समाज नहीं है, संगठन नहीं है, समिति नहीं है, समुदाय है। मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ह्यूमन सोसाइटी के लेखक हैं किंग्सले डेविस। 1940 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। बाकी स्पेंसर की 4 किताबें हैं मुख्य रूप से, अगस्ट काम्टे की 2 किताबें मुख्य रूप से है, और मैक्स वेबर की लगभग 7-8 किताबें मुख्य रूप से। आगे है कि समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सभी को पता है, इमाइल दुर्खिम ने सुसाइड नामक पुस्तक में 1897 के अंदर। और इसमें इन्होंने कुल 4 प्रकार की आत्महत्याएं बताई थी, 3 मुख्य बताई थी और 1 बाद में जोड़ी गई थी। तो कुल कितनी हो गई? 4 प्रकार की आत्महत्या, क्योंकि जो भावनात्मक आत्महत्या वो बाद में जोड़ी गई थी। प्रश्न नंबर 61, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक कार्य है घर की व्यवस्था, सदस्यों के भोजन की व्यवस्था, संतान उत्पत्ति और संतान का भरण पोषण पालन। अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं, क्या कहते हैं? जातीय अंतर विवाह। क्या कहेंगे उसे? जातीय अंतर विवाह, यानी जाति के अंदर ही विवाह करना। गोगार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण कौन सा है? तो गोगार्ड, ये बहुत सारे सिद्धांत है अपराध के या बाल अपराध के, जिनमें शारीरिक सिद्धांत है, मानसिक सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। तो गोगार्ड का जो सिद्धांत है वो आर्थिक सिद्धांत है, वो कौन सा है? मानसिक सिद्धांत है। कौन सा है? मानसिक सिद्धांत है। तो ये हमारे कुल 60 क्वेश्चन हो गए, 65 हो गए। इसके 60 क्वेश्चन बचते हैं, वो हम अगले वीडियोज में लेंगे।